हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और आज हम पंचायती राज के एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आपको सिलेबस सबसे पहले दिखा देता हूं मैं कि इस सिलेबस में हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। तो इसमें हम आज 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला है पंचायत सिटीजन चार्टर, फिर है कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में स्थापना, और उसके बाद अगला टॉपिक है पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। तो टोटल कुल मिला के इसमें 6 टॉपिक हैं। 6 में से आज हम 3 कवर करेंगे, बाकी के 3 टॉपिक पे रिसर्च जारी है। जैसे ही वो टॉपिक मुझे मिल जाएंगे वो मैं तुरंत आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉमन सर्विस सेंटर। तो हम बात करते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर है क्या। देखिए, ये पूरा फैक्ट है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट जैसी चीज़ नहीं है। तो आप लोगों में से कमेंट कोई लोग ये मत करिएगा कि आपने समझाया नहीं। जहाँ पे समझाने वाला पार्ट होगा मैं उसे समझा दूंगा, और जहाँ पे फैक्ट है वहाँ पे सिर्फ फैक्ट ही आपको समझना है। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत। तो सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस के सेंटर ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों पर भारत सरकार की ई सेवाएं पहुंचाने की भौतिक सुविधाएं हैं, जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता या तो है ही नहीं या तो एब्सेंट है। वे एक ही भौगोलिक स्थान पर कई लेन देन के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहु सेवाएं एकल बिंदु मॉडल हैं। कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में नागरिकों के लिए B2C सेवाओं के लिए आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजना, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय शिक्षा और कृषि सेवाओं की डिलीवरी के लिए पहुंच बिंदु है। यह एक अखिल भारतीय नेटवर्क है जो देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को पूरा करता है। इस प्रकार सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज के सरकार के आदेश को सक्षम बनाता है। कुल मिला के यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिन गाँवों में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है या फिर कंप्यूटर ही नहीं पाए जाते हैं और इंटरनेट की सुविधा मुहैया ही नहीं करवाई गई है, तो ऐसी जगहों पर क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर की मदद से वो दीन दुनिया से मिल पाएंगे, समझ पाएंगे, वहाँ से अपनी स्वास्थ्य की जानकारी, समाज कल्याण से संबंधित योजनाएं और वित्तीय शिक्षा और खेती से यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी स्कीम्स है उनके बारे में वो क्या हो पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे। अगर हम इसकी सूचना इसकी उद्देश्य की बात करें तो इसकी पहली बात है सूचना तक सबकी पहुंच हो, चाहे वो ग्रामीण इलाके के लोग हों, चाहे वो रिमोट एरिया के लोग हों, उन तक क्या हो, जानकारी पहुंचे। सार्वजनिक सेवाओं का वितरण हो, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या फिर B2C मॉडल होगा। समावेशी विकास के लिए सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए ICT, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौशल उन्नयन तक पहुंच, यानी कि जो शिक्षा होगी वो क्वालिटेटिव होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी। दूसरी चीज़, लागत कुशल और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होगी। मतलब क्या है कहने का, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी वो बहुत ही अच्छी होंगी और लोग उसके प्रति क्या होंगे, जागरूक होंगे उसको लेकर के। उसके बाद क्या होगा, भागीदारी को सक्षम करने और सामाजिक सुधार के लिए सामूहिक कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए एक सहयोगी ढांचे के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर का उद्देश्य तेजी से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए लाभ कमाने और सामाजिक सेवाओं के दोहरे लक्ष्यों को एक स्थायी व्यवस्था मॉडल में एकीकृत करना है। अब इसका कार्य क्या है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स कम्युनिकेशन, स्वास्थ्य के नज़रिए से, शिक्षा के नज़रिए से, एग्रीकल्चर, मानव संसाधन विकास, रोजगार के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, आपदा की चेतावनी के लिए, RTI के लिए आदि सभी में क्या होता है, सरकार से उपभोक्ता तक क्या हो, उपभोक्ता तक क्या हो, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कार्य की कि इसका कार्य क्या है। तो इसके कार्य की अगर बात किया जाए तो इसका कार्य तो हमने बता दिया कि आपको मिलेगा क्या, शिक्षा से संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, रोजगार से संबंधित जानकारी, मौलिक अधिकारों को लेकर आपको अवेयर किया जाएगा। अगर कोई आपदा आने वाली है तो उसकी चेतावनी दी जाती है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि पिछले 2-3 सप्ताह से आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है
उसकी एनडीआरएफ की तरफ से कि आपके हम इतने एरिया में क्या होगा, भारी बरसात होगी तो आप अलर्ट रहें। तो वो सब क्या है, ये कॉमन सर्विस सेंटर का ही तो क्या है, पार्ट है, इंटरनेट का ही तो पार्ट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है। सूचना प्रसार में वेब ब्राउजिंग सहित इंटरेक्टिव कियोस्क, आवाज़ और स्थानीय भाषा इंटरफेस, एडुटेनमेंट, समूह संपर्क यानी कि ग्रुप में किसी के साथ में कॉन्टैक्ट अगर इस्टेब्लिश करना हो तो उसके लिए, मनोरंजन के लिए, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए बहुकार्यात्मक स्थान शामिल है। ई गवर्नेंस और ई सर्विस है ना, ये प्रोवाइड करता है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, यानी कि अगर कोई कंज्यूमर है, कोई शिकायत या अनुरोध और कोई सजेशन देना चाहता है गवर्नमेंट को, उसके लिए भी वित्तीय समावेशन जैसे मनरेगा के लिए भुगतान, हेल्थ केयर, कृषि के लिए, ग्रामीण बीपीओ के लिए, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के लिए, ऑनलाइन बिल बुकिंग के लिए भी सीएससी का यूज़ किया जाता है और इसको गाँवों में इस्टेब्लिश किया गया है। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना या इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय की एक पहल है। तो हो सकता है आपसे पेपर में मंत्रालय ही पूछ दे, तो मंत्रालय आप लोग याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक पहल है। कॉमन सर्विस सेंटर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की एक रणनीतिक आधारशिला है जिसे मई 2006 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह बड़े स्तर पर ई गवर्नेंस को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में प्रतिबद्धता के रूप में है। सीएससी का उद्देश्य ई गवर्नेंस शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, मनोरंजन के साथ साथ अन्य निजी सेवाओं के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी वीडियो, वॉइस और डेटा सामग्री तथा सेवाएं प्रदान करना है। यह योजना निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के लिए सीएससी योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, जो ग्रामीण भारत के विकास में सरकार की भागीदारी को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। सीएससी योजना के निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल में एक तीन स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। पहला, सीएससी ऑपरेटर, जिन्हें ग्राम स्तरीय उद्यमी या वीएलई कहा जाता है। दूसरा, सर्विस सेंटर एजेंसी, जो 500 से 1000 कॉमन सर्विस सेंटर के विभाजन के लिए जिम्मेदार होगी। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य नामित एजेंसी पूरे राज्य में कार्यान्वयन के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार होंगी। सीएससी और डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है और समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 3 विजन क्षेत्रों को सक्षम बनाता है। पहला विजन क्या है, प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में, मांग पर शासन और सेवाएं, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। सीएससी 2.0 की बात करें तो इसे साल 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसने देश के सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार किया। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक सीएससी की परिकल्पना की गई है। सीएससी 2.0 एक सेवा वितरण उन्मुख उद्यमिता मॉडल है, जो कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे, ई डिस्ट्रिक्ट स्टेट डेटा सेंटर और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क या फिर भारत नेट के रूप में पहले से निर्मित बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग के माध्यम से नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाओं का एक व्यापक मंच है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। पहला हो गया सीएससी, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, वो है पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। तो ई गवर्नेंस क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। मतलब कि हम सरकारी सूचना और सेवाओं को प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन और हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करेंगे देश के नागरिकों के लिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, ई गवर्नेंस कहेंगे। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। यूरोपीय परिषद ने ई शासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है: सार्वजनिक कार्यवाही के 3 क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग, सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच संबंध, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र, सार्वजनिक सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान। ई गवर्नेंस के उदय के कारण क्या थे, तो पहला था शासन का जटिल होना और सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि। ठीक है, मतलब क्या था कि शासन जटिल क्यों था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी सरकारी व्यवस्था है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जैसे केंद्र, फिर राज्य, उसके बाद स्थानीय शासन और उसके बीच में अधिकारी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हम किसी एक निकाय से दूसरे निकाय को हम नहीं दे सकते थे। तो अब कंप्यूटर पर सारी सूचनाएं होने से क्या हो गया, हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि, मतलब सरकार से क्या था, नागरिकों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। ई गवर्नेंस की विभिन्न धारणाएं: प्रशासन, राज्य को आधुनिक बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग, प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए डेटा रिपोजिटरी का निर्माण और रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण।
ई सेवाएं, इसका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य संबंधों को मजबूत करना। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान, ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक साथ समायोजन करना, जिसे बड़े पैमाने पर ई सरकार कहा जाता है। ई गवर्नेंस, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इसमें नागरिकों के लिए नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल है। यह ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए आईटी का उपयोग करता है और सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ई लोकतंत्र क्या है? तो राज्य के शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। इसके अंदर पारदर्शिता, जवाबदेहिता और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जाता है। इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ई जनमत संग्रह भी शामिल है। उत्पत्ति, भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ हुई। प्रारंभिक कदम 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च NIC नेट, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, एक क्रांतिकारी कदम था। उद्देश्य क्या थे? नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन करना, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, शासन दक्षता में सुधार करना, व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार करना। ई गवर्नेंस के स्तंभ क्या हैं? तो लोग, प्रक्रिया यानी कि पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार क्या होते हैं? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी सरकार से नागरिक, गवर्नेंट टू बिजनेस यानी कि सरकार से व्यापार, गवर्नेंट टू एम्प्लॉयज़ यानी सरकार से कर्मचारी। ई गवर्नेंस है तो भारत में नवाचार की बात हम ई गवर्नेंस है तो भारत में कई सारे नवाचार किए जा रहे हैं ना, वो सब अभी आप सभी करंट उसको मैं कंप्यूटर में आपको कवर करवाऊंगा कि ई गवर्नेंस के लिए भारत में क्या नवाचार किए जा रहे हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा तीसरा। आज हमको इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर करने हैं। तो तीसरा टॉपिक है हमारा ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर। तो इसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। तो आपको मंत्रालय याद रखना है, पेपर में पूछेगा। फिर ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये क्या है। NIRDPR केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि स्वायत्त संगठन है कि नहीं है। इसे स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए 29 क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी के लिए विकसित किया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि पंचायतें इस ढांचे का उपयोग करते हुए और ग्राम सभा की उचित मंजूरी के साथ एक नागरिक चार्टर तैयार करेंगी, जिसमें पंचायत द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों, ऐसी सेवा की शर्तों और समय सीमा का विवरण दिया जाएगा। ऐसी सेवा के लिए इससे एक और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। महत्व क्या है इसका? तो पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के तीसरे स्तर का गठन करती हैं, भारतीय आबादी के लिए सरकारी बातचीत के पहले स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। PRI भारत के संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत निहित बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, पेयजल के क्षेत्रों में। PRI के अन्य पहल की बात किया जाए तो ई ग्राम स्वराज, यह एक उपयोगकर्ता अनुकूल वेब आधारित पोर्टल है जो ग्राम पंचायतों की योजना, लेखांकन और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है। फिर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तो 2018 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना सबका साथ सबका गांव सबका विकास प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास है। जन योजना अभियान, सबकी योजना सबका विकास, इसका उद्देश्य देश में ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करना और उन्हें एक वेबसाइट पर रखना है जहां कोई भी सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं की स्थिति देख सकता है। अब हम बात करते हैं नागरिक चार्टर क्या है। तो नागरिक चार्टर क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा पंचायतों में नागरिक चार्टर क्या है, अब हम नागरिक चार्टर को देखेंगे कि ये क्या है। तो यह एक स्वैच्छिक और लिखित दस्तावेज है जो नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा किए गए प्रयासों को बताता है। यह सेवा प्रदाता और नागरिकों के बीच विश्वास को बरकरार रखता है। इसमें यह भी शामिल है कि नागरिक सेवा प्रदाता से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि नागरिक किसी भी शिकायत का निवारण कैसे कर सकते हैं। इस अवधारणा को पहली बार 1991 में जॉन मेजर की कंजर्वेटिव सरकार द्वारा यूनाइटेड किंगडम में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में व्यक्त और कार्यान्वित किया गया था। नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज नहीं है, वे नागरिकों को सेवा वितरण बढ़ाने के लिए साफ दिशा निर्देश है।
मूल रूप से तैयार किए गए सिद्धांतों की बात करें तो गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता में सुधार, विकल्प जहां भी संभव हो, मानक विशेष रूप से उल्लेख करें कि मानकों को पूरा नहीं करने पर क्या अपेक्षा की जानी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मूल्य, करदाताओं के पैसे के लिए जवाबदेही, व्यक्ति और संगठन के स्तर पर पारदर्शिता, नियमों, योजनाओं, प्रक्रियाओं और शिकायतों में पारदर्शिता होगी। भारतीय पहल की बात करें तो भारत में नागरिक चार्टर की अवधारणा को पहली बार मई 1997 में आयोजित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया। सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नागरिक चार्टर तैयार करने का निर्णय था, जिसकी शुरुआत रेलवे, दूरसंचार, डाक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि जैसे बड़े सार्वजनिक इंटरफेस वाले क्षेत्रों से की गई थी। नागरिक चार्टरों के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया था। वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और उनकी सेवाओं के निवारण के लिए नागरिकों का अधिकार विधेयक 2011 दिसंबर 2011 में लोकसभा में पेश किया गया। नागरिक चार्टर 2014 में लोकसभा भंग होने के कारण ये समाप्त हो गया। जरूरत क्यों थी? तो प्रशासन को जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाना, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए, ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए, हितधारक दृष्टिकोण अपनाना, प्रशासन और नागरिकों दोनों के मध्य समय बचाने के लिए। भारत में चुनौतियां क्या हैं? तो अधिकांश मामलों में इसे अत्याधुनिक कर्मचारियों के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार नहीं किया गया है, जो अंततः इसे लागू करेंगे। सार्थक और संक्षिप्त नागरिक चार्टर का अभाव, महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव, जो अंतिम उपयोगकर्ताओं को एजेंसियों को जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक है। अंतिम उपयोगकर्ताओं का केवल एक छोटा प्रतिशत ही नागरिक चार्टर में की गई प्रतिबद्धताओं से अवगत है। डिलीवरी के मापने योग्य मानकों को शायद ही कभी परिभाषित किया जाता है, जिससे आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि सेवा का वांछित स्तर हासिल किया गया है या नहीं। संगठनों द्वारा अपने नागरिक चार्टर का पालन करने में बहुत कम रुचि दिखाई जाती है, क्योंकि संगठन में चूक होने पर नागरिक को मुआवजा देने के लिए कोई नागरिक अनुकूल तंत्र नहीं है। नागरिक चार्टर को अभी भी सभी मंत्रालयों, विभागों द्वारा नहीं अपनाया गया है। इसमें स्थानीय मुद्दों की अनदेखी भी की गई है। तो देखा जाए, हमने आज के इस सिलेबस में जो 6 पार्ट हैं उसमें से हमने 3 सेगमेंट कंप्लीट किए हैं: पंचायत सिटीजन चार्टर, कॉमन सर्विस सेंटर और ई गवर्नेंस। अब बचे जो 3 टॉपिक है उनमें से है कि पंचायत सहायक की भूमिका और योजना और परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण। इसको हम, इस पर मेरी रिसर्च जारी है। जैसे इस पर कोई टॉपिक मिलता है या फिर कहीं से भी हमें नोट्स के लिए मैटर मिलता है तो मैं ज़रूर उस वीडियो को अवेलेबल कराऊंगा। और बाकी आपकी कंप्यूटर की क्लास यथावत चलती रहेगी जैसे चलती रही है। और बहुत जल्द आपको कंप्यूटर की दूसरी क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें 3 टॉपिक कवर किए जाएंगे, एक साथ कवर किए जाएंगे, ताकि आपका सिलेबस आने वाले सप्ताह के अंदर कंप्यूटर का पूरी तरीके से कवर हो जाए। और आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने कमेंट किया था कि सर डायरेक्टली हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा दो। तो देखो, ज़्यादा दिनों का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगले फ्राइडे तक आपका एआई वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। तब तक आप वेट कर लीजिए। मैं खुद काम कर रहा हूँ लगातार, और मुझे अपना भी पढ़ना होता है क्योंकि मेरे भी पेपर आरओ का लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते आपका कंप्यूटर का सेगमेंट तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे कंप्यूटर के लिए इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा अगले हफ्ते। और बाकी पंचायती राज का सिलेबस जैसे जैसे मैटर मिलता जाएगा वैसे वैसे आपका जो है कवर होता चला जाएगा। बाकी योजनाओं के लिए मैंने भारत सरकार की योजनाएं और जो सिलेबस में योजनाएं दी गई हैं उसको मैंने क्या किया है, कवर करवा दिया है। और बाकी योजनाएं आप लोग घटनासार से पढ़ते रहिएगा। बाकी मुझे जो योजनाएं ज़रूरी लगेंगी मैं उसको कवर करवाता चला जाऊंगा। और बाकी आप लोगों में से पेट के लिए भी लोगों ने बोला था कि कुछ मेन पॉइंट कवर करवा दीजिए, तो मैं उसको भी, जैसे कि जो 10 नंबर का जीए का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का, मैं उसको कवर करवा दूंगा पूरा अपनी तरफ से। तो आप वीडियोज़ का इंतज़ार करते रहिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी की वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों ने आज इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद। और अब तक जितने भी लोगों ने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है उन सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा और अच्छे से मेहनत करिएगा। धन्यवाद।